अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम है यूनसोंग, जो कि अपने क्लेन को बचाने के लिए डिफरेंट क्लेन्स के पास जाएगा और इसके अलावा वो ट्रेयर को भी ढूंढेगा और ट्रेयर के लिए काफी सारे क्लेन से फाइट भी करेगा। सीरीज के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि मार्शल आर्ट्स को चे नाम दिया गया था और बिना स्केल के जो अंदर और बाहर ब्लेंड होते हैं और जो सब चेन्स को तोड़ते हैं उन्हें स्वॉर्ड हीरो कहा जाता है। हर एरा में इन्हें नाम दिया जाता था, लेकिन ये हीरो सिर्फ 3 ही थे और पूरी दुनिया इन्हें 3 स्वॉर्ड्समैन के नाम से जानती थी। और इन तीनों स्वॉर्ड्समैन का जो हीरो होगा वो जीवन लूटने के लिए पैदा हुआ होगा और वो एक खूनी होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम अपने मेन कैरेक्टर यूनसोंग को देखते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों से लड़ रहा था। उसके आसपास बहुत ज्यादा तबाही का माहौल था, जिसके बाद हम देखते हैं एक लेडी को जिसका नाम लिंग था और उसने एक और लेडी को उठा रखा था जो कि यूनसोंग की वाइफ थी। यूनसोंग की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो लेंग से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी बीवी को छोड़ दो, लेकिन लेंग कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी को तभी छोड़ूंगी जब तुम अपने क्लैन का खजाना मुझे दोगे। यूनसोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो लेंग से लड़ने लगता है और लेंग भी उसकी बीवी को छोड़कर उसे लड़ने लगती है। लेकिन यूनसोंग इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसीलिए लेंग उसे आसानी से पीट रही थी और वो मार खा रहा था। जैसे ही लेंग का ध्यान थोड़ा सा साइड पर हटता है तो यूनसोंग उसे मारकर दूर फेंक देता है और भागकर अपनी वाइफ के पास चला जाता है। वो जाते ही अपनी बीवी से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन इतने में लेंग अपने खंजर से यूनसोंग के ऊपर वार करती है, जो कि उसकी वाइफ देख लेती है और यूनसोंग को साइड पर कर उसका वार अपने ऊपर ले लेती है और वहीं पर जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। लेंग यूनसोंग से कहती है कि तुम बचकर कहीं भी नहीं जा सकते हो, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम ट्रेयर मुझे लौटा दो। लेकिन यूनसोंग अपनी बीवी के जख्मी होने से इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो लेंग से फाइट करने लगता है। लेकिन क्योंकि यूनसोंग इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसीलिए लेंग उसे आसानी से पीट रही थी और तभी यूनसोंग एक फ्लोर के पास जाकर गिरता है और तभी उस फ्लोवर को देखकर उसे अपनी बीवी की याद आती है। वो सोचता है कि कैसे उनकी शादी हुई थी और शादी के टाइम पे उसकी बीवी ने उसे एक बॉल जैसी चीज दी थी और कहा था कि जब वो मर जाएगी तो वो उस बॉल को अपने पास रखे। तब लेंग चलते हुए उसके पास आती है और यूनसोंग के सर पर अपना पाँव रखते हुए उससे कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ट्रेयर के बारे में मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम ट्रेयर के बारे में मुझे बता देती हो तो मैं तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने दूंगी। लेकिन तभी एक पत्थर उड़ता हुआ आकर उसके सर पर लगता है और उसका मास्क नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक और लड़की को जो कि यूनसोंग को बचाकर एक टेम्पल में ले आई थी। उस लड़की का नाम जिनलिंग था। वो यूनसोंग के हाथ में एक बेल देती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं यू नाम के एक आदमी को जो कि बारिश से बचता हुआ उस टेम्पल में शटल लेने के लिए आता है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी और तभी उसकी नजर यूनसोंग पर पड़ती है तो वो यूनसोंग के करीब आता है। तो जैसे ही यूनसोंग को हिलाता है तो यूनसोंग के हाथ से वो बेल नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये तो ट्रेयर है। तो वो सोचता है कि इसको मैं रख लेता हूँ और इसके बदले में मैं यूनसोंग को ठीक कर देता हूँ। जिसके बाद वो यूनसोंग के पास बैठता है और उसको चेक करने लगता है कि उसको कहाँ कहाँ पर इंजरीज हुई हैं और उसको कैसे हील करना है। अब यूनसोंग की सारी इंजरीज को चेक कर उसका ठीक करने लगता है और तभी ट्रीटमेंट के बीच में ही यूनसोंग को होश आ जाता है और वो खड़ा होने लगता है और तभी यू से कहता है कि तुम अभी खड़े नहीं हो, तुम्हें काफी ज्यादा कमजोरी है, तुम अभी खड़े नहीं हो सकते हो। अब यू येन को ठीक तो कर लेता है, लेकिन जैसे ही येन खड़े होने की कोशिश करता है तो उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और तभी यू से बताता है कि तुम अभी अभी ठीक हुए हो, इसीलिए तुम ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते हो। अब सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि ये सारी लड़ाई आखिर स्टार्ट कहाँ से हुई थी और तभी हम देखते हैं पास्ट में यूनसोंग को, जो कि चलते चलते थक जाता है और तभी दरवाजे से टेक लगाता है, लेकिन दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर कमरे में जाकर गिरता है और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े ब्लड पर पड़ती है और तभी इसके साथ ही वो अपने फादर को भी देखता है, जो कि जमीन पर जख्मी हालत में पड़े हुए थे और वो ब्लड उनका ही था। वो भागते हुए अपने फादर के पास जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ और तभी उसके फादर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। उसके फादर कहते हैं कि जहाँ पर उसकी बहन रहती है वहाँ पर एक लो टेबल है और उस लो टेबल की थर्ड लेग, लेकिन इतना कहते ही उसके फादर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि यूनसोंग के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। यूनसोंग बहुत ज्यादा सदमे में था, जिसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम यूनसोंग को देखते हैं जो कि यू के साथ था। यहाँ पर यूनसोंग को पता चलता है कि वो एक टेम्पल में है और तभी वो यू से पूछता है कि आखिर वो कौन है, तो यू से बताता है कि मेरा नाम यू है और उसके बाद वो अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि वो तो शुक्र है कि मैंने तुम्हें देख लिया और तुम्हें हील भी कर दिया, वरना तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब हो सकती थी। यूनसोंग उसकी सारी बातों को इग्नोर करता है और सोचने लगता है कि आखिर उसके क्लैन को क्या हुआ, उसे अपने क्लैन को देखने के लिए जाना चाहिए, लेकिन वो यू के होते हुए यहाँ से नहीं जा सकता था, इसीलिए वो यू से पानी का बहाना करता है और यू जैसे ही पानी लेने के लिए जाता है तो यूनसोंग यहाँ से चुपके से निकल जाता है।
व्यू जैसे ही पानी लेकर वापस आता है तो उसे यूनसोंग कहीं भी दिखाई नहीं देता, तो वो ढूंढने लगता है कि आखिर यूनसोंग कहाँ गया। लेकिन तभी उसके ऊपर जिनलिंग अटैक कर देती है। वो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आखिर यू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सिर्फ उसकी काबिलियत को टेस्ट कर रही थी और यहीं पर हमें पता चलता है कि यू एक बहुत ही काबिल फाइटर था और वो एक मार्शल आर्टिस्ट भी था। थोड़ी देर फाइट करने के बाद जिनलिंग रुक जाती है और उसके बाद वो यू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जिसमें वो यू से कहती है कि उसे यूनसोंग को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसे बहुत ज्यादा मनी देगी। और तभी यू से कहता है कि आखिर मैं रैंडम स्ट्रेंजर्स के साथ कोई भी डील क्यों साइन करूं। लेकिन उसके बाद वो थोड़ी देर में मान जाता है। अब डील साइन करने के बाद जिनलिंग वहां से जाने लगती है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने के बाद वो रुक जाती है और कहती है कि तुमने उससे जो बेल ली है वो उसको वापस कर देना। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम वोकिंग को देखते हैं, जिसके सोल्जर्स उसके पास आए थे और आकर उसे बताते हैं कि वो उस लड़के को नहीं ढूंढ पाए। तो तभी वो उन्हें वापस जाने के लिए कहती है और कहती है कि वो लड़का वहां पर वापस जरूर आएगा उस बॉडी को ढूंढने के लिए, इसीलिए वहां पर जाकर उसको दोबारा से ढूंढो। जिसके बाद दोबारा से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यूनसोंग को, जो कि अपने विलेज में जाता है और देखता है कि वहां पर सब कुछ तबाह हो चुका था। काफी लोग मर चुके थे और हर तरफ तबाही का माहौल था। जिसके बाद वो अपने डैड की बताई हुई जगह पर जाता है और जो कि उसके डैड ने बताया था उस जगह पर वो सर्चिंग करने लगता है। वो अपनी बहन के घर पे उस टेबल को देखता है, उसके थर्ड लेग को तोड़ता है और उसके अंदर से उसे एक लेटर मिलता है। यूनसोंग जैसे ही उस लेटर को खोलता है तो उसके अंदर से उसे जेड का पीस मिलता है, जो कि ट्रेयर था। और उस लेटर में लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें ये लेटर मिल चुका है तो इसका मतलब है कि तबाही आ चुकी है। इसके साथ ही ये भी बताया जाता है कि पहले के एम्परर्स ने ट्रेयर को 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया था। अब जेड का एक पीस तो उनके पास था, लेकिन बाकी के 3 पीस उसे ढूंढने थे और बाकी उन क्लैंस के नाम थे नमाजू, सिरिशावा और फुरन। और इसके साथ ही उस लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि उस लेटर में जो टोकन का पीस है वो क्लैन के लोगों से हेल्प मांगने में मदद करेगा। तो अब जाओ और जाकर क्लैन के लोगों को ढूंढो ताकि ट्रेयर को इवल क्लैन से बचाया जा सके। अब उस लेटर को पढ़कर यूनसोंग रोने लगता है। वो कहता है कि वो कसम खाता है कि वो इस मौत के बदले सबसे रिवेंज लेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लेंग क्लैन के लोग आ जाते हैं, जो आके यूनसोंग पर अटैक कर देते हैं। यूनसोंग उनसे लड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो लोग तादाद में काफी ज्यादा थे, तो इसीलिए यूनसोंग उनका मुकाबला नहीं कर पाता और वो यूनसोंग को पकड़ लेते हैं। वो यूनसोंग से पूछताछ शुरू कर देती हैं कि ट्रेयर कहाँ पर है, तुम हमें आसानी से बता दो वरना हमें इससे भी ज्यादा बुरी तरीके से पूछना आता है। वो बुरी तरह से यूनसोंग को डराने लगते हैं। अब तभी हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि यूनसोंग के ऊपर अपनी तलवार रखने ही वाला होता है, लेकिन तभी यू एक पत्थर फेंक कर उस तलवार को दूर फेंक देता है। वो सारे सोल्जर्स यू से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो, तो यू कहता है कि आखिर तुम लोगों ने इस क्लैन को बर्बाद किया है। तो तभी वो सारे सोल्जर्स यू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उनको हरा देता है। सब सोल्जर्स को मारने के बाद वहाँ पर सिर्फ एक ही सोल्जर बचता है, जिससे वो पूछताछ शुरू करती हैं। और तभी वो सोल्जर बताता है कि वो सब लेंग के स्लेव्स हैं और लेंग ने ही उसे यहाँ पर भेजा है ताकि वो ट्रेगर के बारे में कोई सुराग लगा सके। अब वो सोल्जर अपनी जान के लिए वहाँ पर भीख मांगने लगता है, लेकिन आखिर पर यून उसे भी मार देता है। अब इस सब के बाद यू येन से कहता है कि हमें यहाँ पर ज्यादा देर के लिए नहीं रुकना चाहिए, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तभी येन हमेशा के लिए अपने विलेज को छोड़कर जा रहा होता है, इसलिए आखिरी बार वो अपने विलेज के सामने अपना सर झुकाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और रास्ते में यून को उसकी बीवी की दी हुई बेल वापस करता है, जिसे देखकर यून काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब क्योंकि यू से बेल वापस कर देता है तो वो यून से पूछता है कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तो यून उसके सामने अपना सर झुका देता है। जिसके बाद यू पूछता है कि आखिर तुम वहाँ से चले क्यों गए थे टेम्पल में मुझे अकेला छोड़कर। तो तब यून कहता है कि मैं काफी ज्यादा घबरा गया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें जानता भी नहीं था, तो इसीलिए मैं वहाँ से चुपचाप चला गया। तभी यू से पूछता है कि अब आगे तुम क्या करने वाले हो। तो तभी येन उसे बताता है कि मैं ग्रासलैंड से बाहर जाकर दूसरे क्लैन के लोगों को ढूंढने वाला हूँ और उनसे मिलने वाला हूँ। जिसके बाद वो यू से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि स्काई निंजा मेरे दुश्मन बन चुके हैं। तो तभी यू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मौत से डर लगता है या मैं उनसे डर जाऊंगा, मैं उनका मुकाबला अच्छे से कर सकता हूँ। वो येन को बताने लगता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके साथ ही वो ये भी बताता है कि वो एक जीनियस है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है और वो किसी से भी नहीं डरता है। इसके साथ ही वो असेमिलेशन और कॉन्गोमोटो स्वॉर्ड रिलम का भी जिक्र करता है। तो तभी येन उसे पूछता है कि आखिर असेमिलेशन और कॉन्गोमोटो स्वॉर्ड फैक्शन क्या होता है। तभी उसको बताता है कि ऑफिशियल मार्शल आर्ट्स के 4 रिलम होते हैं, एंटर, ब्रेक, असेमिलेशन एंड अचीव। इन सब में 3-3 लेवल्स होती हैं, एलिमेंट्री, एडवांस एंड सुप्रीम। इसके साथ ही वो ये भी बताता है कि वो स्काई निंजा क्लैन से नहीं डरता है। और जहाँ तक बात की जाए कॉन्गोमोटो स्वॉर्ड फैक्शन की, तो वो तो एक ओल्ड मैन का झुंड है जिसमें कुछ ही ओल्ड मैन है। और इसके साथ ही वो येन को बताता है कि उसके मास्टर ने उसे कहा है कि लाइफ एक प्रैक्टिस है
अब ये सारी बातें करने के बाद यू येन से पैसे मांगता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी बार जान बचाई है तो मुझे इसके बदले में पैसे चाहिए। और तभी येन उसे कहता है कि मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अब यू उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही चेक कर लिया था और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो कैसा रहेगा कि तुम मुझे पैसे बाद में दे देना। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे पैसे दोगे क्योंकि तुम एक अमीर खानदान से बिलोंग करते हो और क्योंकि तुमने मुझे पैसे देने हैं तो तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा ताकि कोई भी तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि तुम सेव रहोगे तो मेरे पैसे भी सेव रहेंगे। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। हम उन दोनों को जाता देखते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि लैंग उनको देख रही थी और उनका पीछा कर रही थी। और तभी लैंग के स्लेव्स कहते हैं कि क्या हमें उन पर अटैक कर देना चाहिए, तो लैंग उन्हें मना करती है और कहती है कि नहीं, अभी हमें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। अब हम यूनसोंग और यू को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर यू अपनी तारीफें करता है और यूनसोंग उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। इसके बाद यूनसोंग यू से कहता है कि अब हमें सोना चाहिए, जिस पर यू कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मुझे सोते हुए टच मत करना। जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यू बार बार यूनसोंग से चिपक रहा था, जिसे यूनसोंग हटाता है लेकिन वो फिर से उससे चिपक जाता है। अब सोते हुए यूनसोंग को किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसकी आवाज सुनकर वो उठ जाता है और उस आवाज की तरफ जाता है। तभी उसे कोई छोटी सी बच्ची दिखाई देती है, जिसकी तरफ एक छोटा सा मॉन्स्टर आ रहा था। वो उस बच्ची को बचा लेता है और उसे लेकर भागते हुए नदी की तरफ जाता है। हम उस छोटे से मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि यूनसोंग को काट लेता है, जिसकी वजह से यूनसोंग की आंखें चमकने लगती हैं और यूनसोंग के चिल्लाने की आवाज सुनकर यू भी वहां पर आ जाता है। अब हम यू को देखते हैं जो कि अपने पांव से उस मॉन्स्टर के सर पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सर बहुत ही ज्यादा सख्त था, तो इसीलिए उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद यूनसोंग उससे कहता है कि तुम जरा ध्यान से लड़ना। और तभी हम देखते हैं कि यू बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इसके बाद वो अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर्स की मदद से और अपनी सारी स्किल्स को यूज करके उस मॉन्स्टर को बेहोश कर देता है। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की लाल आंखें जो चमक रही थी वो चमकना बंद हो जाती हैं। उस मॉन्स्टर को बेहोश होता देखकर वो छोटी सी लड़की उसका नाम मेंग मेंग पुकार कर उसके पास जाती है और जब उसको लगता है कि वो मर चुका है तो वो भागते हुए यू के पास जाती है और उसको मारती है। तभी यूनसोंग उस छोटे से मॉन्स्टर के पास जाता है और चेक करता है और देखता है कि वो भी मरा नहीं है और ये बात उन दोनों को बताता है, तो वो दोनों भी उस मॉन्स्टर के पास आ जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जिनलिंग को देखते हैं, जिसने वू किंग को बंदी बना रखा होता है और वो उसको सजा दे रही होती है क्योंकि उसने अपने मिशन को सही तरह से पूरा नहीं किया था और बहुत सारे लोगों को मार भी दिया था। जिस पर वू किंग कहती है कि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है, सिर्फ थोड़े से लोगों को ही तो मारा है। अब जिनलिंग कहती है कि उम्मीद है तुम्हें तुम्हारी गलती पता चल गई होगी, तो वो कहती है मैंने कोई गलती की ही नहीं, जिस पर जिनलिंग गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मारती है। अब जिनलिंग कहती है कि तुमने मेरे प्लान को फेल करवा दिया, तुम्हारी वजह से सबको ट्रिगर के बारे में पता चल गया और मेरा इतना अच्छा प्लान, इतना ग्रेट प्लान जो है वो फेल हो गया। अब वो वू किंग को सजा देने के लिए एक हथियार मंगवाती है, जिसको देखकर वू किंग डर जाती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ शाह यू के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। अब हम देखते हैं कि एक सोल्जर जैसे ही उस हथियार से वू किंग को मारने ही वाला होता है कि जिनलिंग उसे रोक देती है और उसके बाद सोल्जर्स को उसे खोलने के लिए बोलती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, हम यूनसोंग यू और उस छोटी बच्ची को देखते हैं, जहाँ पर यू उस छोटी बच्ची से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस छोटी बच्ची को यू से ज्यादा यूनसोंग में इंटरेस्ट था। अब यूनसोंग उस छोटी सी बच्ची से उसका नाम पूछता है, तो वो छोटी सी बच्ची अपना नाम जू बताती है और बताती है कि सब लोग प्यार से उसे ये बुलाते हैं और इसके साथ ही वो ये भी बताती है कि वो छोटा सा मॉन्स्टर उसका पेट है और उसका नाम मेंग मेंग है। अब उसकी बात सुनकर यू बोलता है कि कितने स्टूपिड नेम्स हैं और तभी हम देखते हैं कि यी और यू दोनों झगड़ने लगते हैं। जिसके बाद यूनसोंग उन दोनों का इंट्रोडक्शन एक दूसरे से करवाता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यी और यू एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं, जहाँ पर यू अपनी तारीफ कर रहा होता है और तभी ये बोलती है कि यूनसोंग तुमसे ज्यादा अच्छा है। अब यू जैसे ही खड़ा होता है तो वो छोटी सी बच्ची खड़ी होकर उसे बहुत सारी वाइन पिला देती है, जिसकी वजह से यू नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद यूनसोंग उस छोटी सी बच्ची से बातें करने लगता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा था और तुम चिल्ला क्यों रही थी। तो वो बताने लगती है कि मेंग मेंग ने उस वाइन को पी लिया था, जिसका नाम मंकी वाइन है और वो उसकी बहन ने उसे दी थी, वो दोनों खेल रहे थे। जिसके बाद वो यूनसोंग से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर यूनसोंग कहता है कि मैं अपने लोगों को ढूंढने जा रहा हूँ दूसरे क्लैन में। जिसके बाद वो छोटी सी बच्ची यूनसोंग से कहती है कि वो अपनी बहन के पास जा रही है, तो वो दोनों एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यू मेंग मेंग के ऊपर सोया होता है और जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है तो वो छलांग मारता है और नीचे गिर जाता है। अब यूनसोंग उसे बताता है कि वो लोग तो यहाँ से अपने क्लैन के लोगों को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये अपनी बहन के पास जा रही है और वो एक छोटी बच्ची है तो इसीलिए वो भी उनके साथ ही ट्रेवल करेगी।
पहले तो यू उसे कहता है कि वो एक अंडर एज गर्ल है और उसे उसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंग मैंग उसे डराता है तो यू इस सब के लिए मान जाता है। अब ये युनसोंग से पूछती है कि उन्हें कहाँ जाना है, जिस पर युनसोंग कहता है कि वो भी नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन वो सिर्फ इतना जानता है कि उसके क्लैन के लोगों के पास नमाजू, सिरिशावा और फुरिन के टोटम हैं। अब उसकी बात सुनकर यू से कहता है कि हमें इस सब के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इंक्वायरी करनी चाहिए। अब ये पूछती है कि नमाजू, सिरिशावा और फुरिन का क्या मतलब है, तो युनसोंग उसे बताता है कि सबका मतलब बर्ड है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ट्रेवल करते हुए जेंसो में पहुंचते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, तो तभी यू उन सबसे कहता है कि मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ पर हम इंक्वायरी भी कर लेंगे और तुम सबकी भूख भी मिट जाएगी। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए वो लोग एक कोरोहाना बिल्डिंग के पास आकर रुकते हैं, जहाँ पर युनसोंग उससे कहता है कि क्या तुम इस सब के बारे में श्योर हो, जिस पर यू कहता है कि बिल्कुल मैं श्योर हूँ। अब हम देखते हैं कि यू उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और तभी यून भी उसके पीछे जाने लगता है। जब ये अंदर जाने के लिए जिद करती है तो तभी यून उसे कहता है कि ये जगह छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए तुम यहीं पर रुको और मैंग मैंग के साथ खाना खाओ। जिसके बाद वो अंदर चला जाता है और सीन चेंज होता है। हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर सारी लड़कियाँ थी और कुछ लड़कियाँ यू के पास आती हैं, लेकिन यू ने भाव नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। तभी यून वहाँ पर आता है और ये सब देखकर वो काफी ज्यादा शर्माता है और शर्माते शर्माते वो यू के पास चला जाता है। तभी हम वुकिंग को देखते हैं जो कि उन दोनों को ऊपर से देख रही थी और कहती है कि मुझे लगा नहीं था मैं इन दोनों को इतनी जल्दी मिल पाऊंगी, मैंने इनको अंडर एस्टिमेट कर दिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू अभी भी अपने आसपास के लड़कियों को भाव नहीं दे रहा था। तभी यू काफी ज्यादा बोर होने लगता है और कहता है कि ये जगह मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल बोरिंग है, यहाँ तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। और तभी हुआ नाम की एक लड़की नीचे आती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसे देखकर यू की जुबान बाहर आ जाती है। यू उस लड़की के साथ एक रूम में चला जाता है और यून उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास खड़ी लड़की उसे ऐसा करने नहीं देती है। जबकि बाद दूसरी तरफ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जी और मैंग मैंग को। अब ये सोचती है कि 1 घंटा हो गया लेकिन वो दोनों बाहर क्यों नहीं आए, वो तो अंदर सिर्फ एक रिपोर्ट लेने के लिए गए थे। जिसके बाद वो अंदर एंटर हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं जानती थी कि अंदर क्या हो रहा है। जैसे ही वो अंदर एंटर होती है तो वो यून के साथ उस लड़की को खड़ा देखकर काफी गुस्से में आ जाती है और उस लड़की को यून से दूर रहने के लिए कहती है। अब वो लड़की ये की बेइज्जती करने लगती है तो ये अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसको चिढ़ाते हुए वो आगे भागने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो उसे टकराते हैं और ये नीचे गिर जाती है। अब दूसरी तरफ हम यू को भी देखते हैं जो कि हुआ की तारीफ कर रहा था और बातों ही बातों में वो उससे सारी डिटेल्स भी निकलवा लेता है। लेकिन सीन चेंज होता है, हम दूसरी तरफ ये और यून को देखते हैं जो कि उन गार्ड से बचते हुए भाग रहे होते हैं और भागते भागते हुए जैसे ही एक रूम में एंटर होते हैं तो वो वहाँ पर यू और हुआ थे। तभी यून यू से कहता है कि मैं यहाँ से भागना चाहिए और तभी यू भी वहाँ से भागने लगता है और वो गार्ड्स उनका पीछा कर रहे होते हैं कि तभी वुकिंग आकर उनके रोक देती है और कहती है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जिसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जो कि वहाँ से भागकर बहुत दूर आ चुके थे और तभी यू यून को एक टोटम दिखाता है जो कि टोटम ऑफ नमाजू था। उसको देखकर यून हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, तो तभी यू हंसते हुए कहता है कि मुझे ये सारी जानकारी वहीं से मिली है। और इसके साथ ही वो ये भी बताता है कि उस लेडी ने मुझे बताया कि ये जो टोटम है ये इस साइड पर जो नॉर्थ में गाँव है उसी से है। अब हम सीन चेंज होता है और देखते हैं कि लैंकी स्लेव्स उस नॉर्थ वाले गांव में पहुंचते हैं और जिसके बाद दोबारा सीन चेंज होता है और हम उन चारों को देखते हैं जो कि जंगल के बीच में कैंप फायर लगाकर बैठे होते हैं। अब यू कंप्लेन करने लगता है कि वो इतना बड़ा मार्शल आर्टिस्ट होकर जंगलों के बीच में सो रहा है। तभी ये उन्हें बताती है कि उसके पास पैसे हैं, तो यू से कहता है कि तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई, जिस पर ये कहती है कि वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट थी इसीलिए उसने ये बात नहीं बताई। अब हम देखते हैं कि यू खड़ा होता है और ये सारी वाइन पी के सो जाता है। इसके बाद हम यी और यून को आपस में बातें करते हुए देखते हैं जहाँ पर यून ये से कहता है कि तुम मेरे साथ पैदल चल रही हो और मैं तुम्हें पैदल ही ट्रेवल करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, इसके लिए मुझे माफ़ करना। जिस पर ये कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी सिस्टर के बाद इस वक्त तुम ही मेरे बेस्ट गार्डियन हो। अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि लैंके स्लेव्स उस नॉर्थ विलेज को पूरी तरह से खाली कर देते हैं। जिसके बाद अगला दिन होता है और हम देखते हैं दोबारा से यून, यू और यी को। अब शाम हो चुकी थी और वो चारों चलते हुए काफी ज्यादा थक चुके थे। अब जैसे ही वो चारों गांव में एंटर होते हैं तो तभी यू कहता है कि यून ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है कि रात होने वाली है लेकिन किसी की भी घर से खाने की खुशबू नहीं आ रही है। तो तभी यून कहता है कि हमें किसी से पूछना चाहिए कि यहाँ पर क्या हुआ है।
तभी यू कहता है कि हाँ ढूंढ लो, लेकिन ध्यान रखना कोई खतरा ना हो, जिस पर वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और उसका वो पीछा करते हुए एक घर की तरफ जाते हैं। वो जाकर जैसे ही उस घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं तो उससे पहले ही एक ओल्ड लेडी उस दरवाजे को खोल देती है और कहती है कि तुम लोगों का वेलकम है, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, तुम लोग खाना खाए बगैर नहीं जाना। जिस पर वो तीनों अंदर आ जाते हैं और तभी युग एक एम्ब्रॉयडरी को देखता है और कहता है कि एम्ब्रॉयडरी तो बहुत ही ज्यादा शानदार है। जिस पर वो औरत हंसने लगती है और कहती है कि ये एम्ब्रॉयडरी मैंने खुद अपने हाथों से की है। तभी यू कहता है कि आपके हस्बैंड कहाँ है, तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि वो किसी काम से मार्केट गया है और आज रात यहाँ पर मैं अकेली ही हूँ। जिस पर वो कहती है कि तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। और वो किचन में चली जाती है खाना लेने के लिए, लेकिन उसके जाते ही यून और यू को ये बात पता चल जाती है कि ये सब उनके लिए एक ट्रैप है, क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी तो की गई है लेकिन एम्ब्रॉयडरी करने वाली मशीन तो यहाँ पर है ही नहीं। और इसके साथ ही उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वो लेडी एक मार्शल आर्टिस्ट है उसकी हरकतों से। लेकिन तभी वो लेडी वहाँ पर खाना लेकर आ जाती है। उनका शक और ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन तब तक मैंग मैंग वो खाना खा लेता है। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी उन सबको वाइन प्रोवाइड करती है और तभी यून वो वाइन पीने लगता है। तो तभी यू कहता है कि मैं पीने में अच्छा नहीं हूँ, और ये कहकर वो यून को भी वो वाइन पीने से रोक देता है। तभी उस ओल्ड लेडी का भांडा पूरी तरह से फूट जाता है और वो ओल्ड लेडी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों उसको पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। जिसके बाद ये उन सबको बताती है कि इस खाने में जहर था, लेकिन मैंग मैंग ने उस खाने को खाया। लेकिन अच्छी बात ये है कि मैंग मैंग इम्यून है जहर से, उस पर जहर असर नहीं करता है। अब तभी यू कहता है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इनके और भी साथी यहाँ पर बैठे होंगे हमें ट्रैप में फंसाने के लिए। तो तभी वो एक प्लान बनाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने प्लान को फॉलो करने लगते हैं और प्लान के मुताबिक ये मैंग मैंग के साथ डॉक्टर को ढूंढने के लिए जाती है। तभी यू और यून वहाँ पर हर जगह पर तलाशी लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है, लेकिन उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल पाता है। जिसके बाद वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यू रुक जाता है क्योंकि उसे जमीन पर कुछ कॉपर के सिक्के दिखते हैं। दूसरी तरफ हम ब्लैंक के स्लेव्स को देखते हैं जो कि अपनी मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, और दूसरी तरफ हम यून और यू को भी देखते हैं जो कि पैसे कलेक्ट करते हुए आगे भी बढ़ रहे थे। और तभी यून कहता है कि यू तुम्हें पैसे से इतना ज्यादा प्यार क्यों है। तो यू कहता है कि मैं कितना भी ज्यादा स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल क्यों ना हो जाऊं, लेकिन जब तक मेरे पास पैसा है तभी मेरे आसपास लोग हैं। इसीलिए मेरा प्रिंसिपल सिंपल है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करो। अब हम देखते हैं कि लैंग के स्लेव्स उन सब का पीछा कर रहे थे, लेकिन इस बात से बेखबर यू और यून आगे बढ़ रहे थे। और तभी वो एक जगह पर पहुंचते हैं जिसे देखकर यू कहता है कि हमने इसे इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लिया। तो तभी यून कहता है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अभी हमें नमाजो क्लैन को ढूंढना है, चलो अंदर चलो और चेक करें। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक सिंबल दिखता है जो कि नमाजो क्लैन का था। अब अंदर जाते हैं उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही वो आवाज की तरफ जाते हैं तो उन्हें नमाजो क्लैन के कुछ लोग दिखाई देते हैं जिन्हें बंदी बना दिया गया था। अब यूनसोंग और यू एक केव में जाते हैं जहाँ पर उन्हें नमाजो क्लैन के कुछ लोग दिखते हैं और उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि उन्हें बंदी बनाकर यहाँ पर रखा गया है। और तभी वो एक बूढ़े आदमी के पास जाते हैं जो कि उस क्लैन का लीडर था। अब वो दोनों मिलकर उन सारे आदमियों को खोलते हैं। जिसके बाद यून उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसे अपने क्लैन का वो जेड पीस दिखाता है, जिसे देखकर वो बूढ़े आदमी समझ जाते हैं कि ये कौन है। और उसके बाद वो उस बूढ़े आदमी को बताता है कि वो रोंगो से है और वहाँ के लीडर ने ही उसे यहाँ पर भेजा है। वो बूढ़ा आदमी यून से पूछता है कि तुम्हारा लीडर कहाँ पर है। तो तभी यून उन्हें बताता है कि वो मर चुके हैं। अब तभी यू कहता है कि तुम सबके क्लैन के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो भी बिना किसी वजह के, क्या तुम लोगों के पास खजाना है। ये बात सुनकर यून और वो बूढ़ा आदमी दोनों ही अपना सर झुका लेते हैं। और इसके बाद यू कहता है कि तुम सबको दुश्मनों ने ढूंढ कैसे लिया, क्या तुम्हारे क्लैन में कोई धोखेबाज है। जिसकी बात सुनकर यून कहता है कि नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। अभी वो बूढ़ा आदमी बताने लगता है कि कल रात को दुश्मनों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन उनके पास बैकअप प्लान था, इसीलिए उन्होंने अपने क्लैन के जेड पीस को संभाल कर अपने पास रख लिया था और वो दुश्मनों के हाथ नहीं लग सका। जेड पीस का नाम सुनकर यू यूनसोंग से पूछता है कि ये क्या है और इसका क्या काम है। तो तभी यूनसोंग उससे कहता है कि ये हमारे क्लैन का टॉप सीक्रेट है, इसीलिए वो इस सब के बारे में यू को नहीं बता सकता है। और तभी हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अपने नमाजो क्लैन का जेड पीस यूनसोंग और यू को दिखाता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। अब वो बूढ़े आदमी बताने लगते हैं कि उनकी पैंट के अंदर इंटर लेयर्स हैं, जिसके अंदर उन्होंने इस जेड पीस को छुपा कर रख लिया था और एनिमीज से बचा लिया। उनके क्लैन में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकें, लेकिन अगर यूनसोंग को उस टॉप सीक्रेट के बारे में पता है और लीडर ने इसे उस टॉप सीक्रेट के बारे में बताया है तो जरूर ये एक ट्रस्टवर्दी बंदा है और इस पर हम यकीन कर सकते हैं। अब वो यूनसोंग से कहते हैं कि ये जेड पीस तुम रख लो और इसका ख्याल रखना, लेकिन जैसे ही वो जेड पीस यूनसोंग को देने वाले होते हैं और यूनसोंग उसे पकड़ने वाला होता है, वहाँ पर वोकिंग आ जाती है और वो कहती है कि मैं कब से तुम लोगों का यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ और तुम लोग इस खजाने को लेकर यहाँ से जाना चाहते हो।
अब वो किंग को वहाँ पर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और तभी यू सबसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो किंग स्काई निंजा से मिली हुई है, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर यूनसोंग को प्रोटेक्ट करना है तो मैं तुम लोगों पर जरा भी रहम नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। और ये कहते हुए वो उनकी तरफ बढ़ता है। तभी वो किंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी बातों से डर जाएंगे। और तभी वो एक ताली बजाती है और हम देखते हैं कि उस ओल्ड लेडी के पास जू थी जिसको उन्होंने बंदी बना कर रखा हुआ था। जू को बंदी बना देखकर यूनसोंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उनसे चीख कर पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और तभी वो बूढ़ी औरत कहती है कि हमारे लीडर ने कहा है कि अगर तुम विलिंगली हमारे साथ आ जाते हो तो हम इसको छोड़ देंगे। अब मियाजी का नाम सुनकर यू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे बुरा भला बोलने लगता है, जिसे सुनकर वो ओल्ड लेडी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। लेकिन तभी वो किंग उससे कहती है कि ये जो बोलना चाहता है इसे बोलने दो और तुम बस इनको सबक सिखाओ। तभी हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि एक चाकू बाहर निकाल लेती है, लेकिन इतने में यू अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए लैंग के कुछ स्लेव्स को मार देता है। अब तभी वो जू भी उस ओल्ड लेडी से छूट जाती है और पीछे से मैंग मैंग आकर कुछ स्लेव्स को मार देता है और जू वहाँ से भागकर यूनसोंग और यू के पास आ जाती है। अब ये सब कुछ देखकर वो ओल्ड लेडी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मियाजी आने ही वाले हैं और सारे सोल्जर से कहती है कि जल्दी से इनको बंदी बना लो। और तभी यू हंसते हुए कहता है कि ये क्या पागलपन है, तुम लोग हमें बंदी बनाओगे। जिसके बाद वो अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए उन सारे स्लेव्स को मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स यूनसोंग के ऊपर भी अटैक करते हैं, लेकिन यूनसोंग उन्हें आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन तभी वो किंग भी उस पर अटैक करने के लिए आ जाती है। अब उसे देखकर यू से रोकते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे क्लेन में लड़कों के लिए बहुत ही गंदी सजा है जिसे चॉपिंग मैजिक कहा जाता था कुछ वक्त पहले, लेकिन मुझे लगता है कि आज तुम्हें आदमियों की स्ट्रेंथ दिखानी ही होगी। और ये कहकर वो किंग के ऊपर अटैक कर देता है और उसे पीछे फेंक देता है। अब इसी दौरान मौका देखते हुए यूनसोंग नुमाजू क्लैन के वो बंदे जिन्हें बंदी बनाकर रखा गया था और अभी तक उन्हें खुलवाया नहीं गया था उन्हें छुड़वा देता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। अब दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं जिसे वो ओल्ड लेडी अपनी कुछ लड़कियों के साथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जू उससे बच रही थी। और तभी यूनसोंग वहाँ पर पहुंचकर उस ओल्ड लेडी को एक मुक्का मारता है और जू को उससे बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि लैंग के कुछ स्लेव्स यूनसोंग को एक चेन की मदद से पकड़ लेते हैं और उस चेन की मदद से उसे खींचने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि यूनसोंग की आंखें लाल हो जाती हैं और उसके अंदर काफी ज्यादा पावर आ जाती है, जिसकी वजह से वो उन स्लेव्स को मारने लगता है। अब हम नमाजू क्लैन के लीडर को देखते हैं जो कि यूनसोंग के इन पावर्स को देखता है और देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास नकलाई फॉर्म है। मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें अडॉप्ट किया है, ये तो एक बुराई का साइन है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे क्लैन को खत्म क्यों कर दिया गया। तभी यूं उन सबसे कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। तो नमाजू क्लैन के लीडर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम्हें जेड का वो पीस नहीं मिलेगा। इससे पहले कि वो कुछ और बोलते उन्हें पीछे से कोई मार देता है, वो नीचे पानी में गिर जाते हैं। उस ओल्ड मैन को गिरते देखकर यूनसोंग भी उस पानी के अंदर छलांग मार देता है, जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन और यूनसोंग दोनों पानी के किनारे पर थे, जहाँ पर यूनसोंग उस ओल्ड मैन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो ओल्ड मैन मर चुका है। जिसके बाद वो जेड पीस को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो जेड पीस नहीं मिल पाता है। तभी हम वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम वेन यंग था उसे देखते हैं, जो कि कहती है कि तुम्हें स्विमिंग करनी नहीं आती है, लेकिन तुम फिर भी उस पानी के अंदर कूद गए। और तभी यूनसोंग को उसे देखकर अपनी बीवी की याद आने लगती है, लेकिन सबको भूलकर वो खड़ा होता है और वेन यंग को शुक्रिया करने लगता है उसकी जान बचाने के लिए। तभी वेन यंग उसे कहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ की फिक्र करनी चाहिए, अगर तुम मर जाते तो जो तुमसे प्यार करते हैं और जिन्हें तुम्हारी फिक्र है वो क्या करते। उसकी यही बात सुनकर यूनसोंग उससे कहता है कि आपने मुझसे बहुत अच्छी बात की है और मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया है। मेरे पास अभी लाइफ में बहुत जरूरी चीजें हैं करने के लिए, इसीलिए मैं अभी नहीं मर सकता हूँ। तभी वेन यंग उसे जेड के दोनों पीसेस दे देती है, जिसे पकड़कर यूनसोंग कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या आप मुझे वो बेल दे सकती हैं। तो तभी वेन यंग कहती है कि मुझे लगा ही था कि वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस गोल्डन बेल में ऐसा भी क्या खास है जो तुम उसे लेना चाहते हो। तो तभी यूनसोंग उसे बताता है कि ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है, तो क्या आप प्लीज उसे मुझे वापस कर सकती हैं। तो तभी वेन यंग कहती है कि मैंने सोचा था कि इसे मैं अपने पास ही रखूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए तुम इसे रख लो। अब इसके बाद वो उसकी बेल उसे वापस कर देती है, जिसके बाद यूनसोंग वेन यंग से उसका नाम पूछता है ताकि कभी जरूरत पड़ने पर वो वेन यंग की मदद कर सके। लेकिन वेन यंग उसे अपना नाम नहीं बताती है और कहती है कि तकदीर हमें दोबारा जरूर मिलाएगी और तब तुम्हें मेरा नाम पता चल जाएगा। और ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। वेन यंग को वहाँ से जाता हुआ देखकर यूनसोंग उसके पीछे भागता है और तभी वेन यंग उससे कहती है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो एक काम करो, खुद को जितना ज्यादा महफूज रख सकते हो उतना ज्यादा रखो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि अपनी लीडर के पास आती है और जाकर अपने लीडर को बताती है कि मुझे माफ कर दें, मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाई हूँ, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, यहाँ तक कि क्लेन के प्रोटेक्टर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाए हैं। तो तभी लीडर कहती है कि यू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसका मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
अब वो लीडर यू के बारे में बताने लगती है और कहती है कि उसने द लोन रिवर 3 शाइन्स को मास्टर कर लिया है और इसके अलावा उसने सुप्रीम लेवल ऑफ असिमिलेशन रिलम को भी अटेन कर लिया है। इसीलिए उसने तुम सबका इतने आसानी से मुकाबला कर लिया और तुम लोग उसको रोक भी नहीं पाए। जिसके बाद वो कहती है कि नमाजो क्लैन का लीडर कहाँ पर है, जिस पर वो बूढ़ी औरत बताने लगती है कि नमाजो क्लैन के लीडर को किसी ने चाकू से मार दिया। चाकू लगने से वो घायल हो गया था और नीचे पानी में गिर गया था, लेकिन उसके पीछे ही युनसोंग ने भी पानी में छलांग लगा दी थी। लेकिन पानी में गिरने से पहले नमाजो क्लैन के लीडर ने युनसोंग से कहा था कि उसके पास नाकालाई फॉर्म है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो उसे जेड का पीस नहीं देगा और वो उन सबके लिए खतरा है। और ये बात सुनकर उसके लीडर कहती है कि क्या नाकालाई फॉर्म, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब वो लीडर उस ओल्ड लेडी से कहती है कि युनसोंग का पीछा करते रहो और हर जगह पर ये खबर फैला दो कि जो नाकालाई फॉर्म है वो हेवनली लॉ का एक वॉयलेंस है और जो कोई भी नाकालाई फॉर्म के साथ पाया जाएगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यू, जी और मैंग मैंग को, जो कि युनसोंग को ढूंढ रहे थे। अब ये और मैंग मैंग बहुत ज्यादा परेशान थे और तभी यू उनसे बोलता है कि तुम लोग उसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, वो बहुत ज्यादा लकी है, वो उस पानी में डूब कर तो बिल्कुल भी नहीं मरा होगा। इसके बाद वो कहता है कि हम उसे पूरी रात ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा थक चुके हैं तो हमें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। और तभी उन्हें एक रेस्टोरेंट नजर आता है जिसे देखकर मैंग मैंग के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और उसे भूख लगने लगती है। मैंग मैंग यही से बोलता है कि उसे भूख लगी है तो जी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद ये वेटर को ऑर्डर देती है कि 3 रोस्टेड लैम्प्स और 11 लैम्प्स ऑफ स्पिरिट्स दे दो। बी की बात सुनकर यू बोलता है कि वेटर इसकी बात मत सुनो, ये तो बस छोटी सी बच्ची है और जल्दी से जाकर 2 पॉल्स ऑफ यूशन नूडल्स और 2 गर्म पानी के ग्लास ले आओ। अब यू की बात सुनकर यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझे गरीब समझते हो, मैं अपने खाने का बिल खुद पे कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो 2 गोल्ड के कॉइन्स बाहर टेबल के ऊपर फेंकती है। अब उन गोल्ड कॉइन्स को देखकर यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से वेटर को कहता है कि वेटर, तुम्हारे इस होटल में जितना भी लग्जरियस खाना है सारे का सारा इस प्यारी सी बच्ची के लिए लेकर आ जाओ। तभी ये उससे कहती है कि मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि हमारे पैसे पर तुम भी ये लग्जरियस खाना खा सकते हो, तुम अपने यूनिशन नूडल्स ही खाओ। जिसके बाद कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनका मंगाया हुआ खाना आ जाता है और ये बड़े ही मजे से अपना मंगाया हुआ खाना खा रही थी, लेकिन जैसे ही यू उसके खाने में से थोड़ा सा खाना लेने लगता है तो ये उसको रोक देती है। अब वो लोग खाना खा ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं जो कि दूसरों के टेबल पर कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। अब उनमें से एक आदमी बोलता है कि तुम लोगों ने नाकालाई फॉर्म के बारे में तो सुना ही होगा और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी सुना होगा जो कि स्नो माउंटेन के ऊपर है। क्या तुम लोगों को इस सब के बारे में पता है? क्या ये सब कुछ सच है? तो तभी दूसरा आदमी कहता है कि मुझे इस सब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही मुझे इस सब के बारे में कोई इंटरेस्ट है, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि नाकालाई फॉर्म हेवनली लॉ का एक वॉयलेशन है। अब वो दूसरा आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि स्नो माउंटेन के ऊपर जो ट्रेजर है उसमें सिर्फ पैसा ही पैसा नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारी स्किल्स भी हैं जो कि इंसान को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकती हैं। वो उनका तीसरा साथी बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, अगर हम उस लड़के को पकड़ लेंगे जिसके पास नाकालाई फॉर्म है तो ये सारे का सारा ट्रेजर हमें मिल जाएगा। और ये जो कि उन सब की बातें सुन रही थी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एक चिकन लेग पीस उठाकर उस आदमी के मुंह के ऊपर मारती है। इसके साथ ही वो कहती है कि तुम लोग बहुत ज्यादा मुझे परेशान कर रहे हो और बहुत ज्यादा शोर भी कर रहे हो। तो तभी वो आदमी उस चिकन लेग पीस को खाने लगता है और उसके साथ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की। अब वो तीनों उठकर ये की तरफ आने लगते हैं और तभी उनमें से एक साथी कहता है कि ये लड़की ऐसे क्यों बॉस को देख रही है, कहीं इसको बॉस पर क्रश तो नहीं आ गया है। और तभी वो ये के पास जाते हैं तो ये डर कर मैंग मैंग के पीछे छुप जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जिसने चिकन लेग पीस खाई थी उस आदमी के होंठ सूजने लगते हैं। और तभी उसका दूसरा साथी कहता है कि बॉस ने जो चिकन लेग पीस खाई है वो पॉइजनस है, तो क्या ये लड़की पॉइजनस क्लैन से है? इस लड़की से इसका एंटीडोट मांगना होगा। और हम देखते हैं कि वो लोग जी के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन यू उनको रोक लेता है। अब यू उससे कहता है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो, तुम तो ऐसे शो कर रहे हो जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। और इतने में हम देखते हैं कि यू के ऊपर एक तीर आकर लगने ही वाला होता है, लेकिन यू जल्दी से एक आदमी का हाथ पकड़कर उसे उस टेबल के सामने कर देता है और वो तीर आकर उस आदमी को लग जाता है और यू आसानी से उस तीर को डॉज कर लेता है। हम देखते हैं कि कुछ ही देर में यू उन तीनों की छुट्टी कर देता है और उनकी बुरी तरह से पिटाई करता है। इसके बाद वो फिर से युनसोंग को ढूंढने के लिए चलने लगते हैं और तभी यू से बोलती है कि हमें युनसोंग को जल्दी ही ढूंढना होगा। तो तब यू उससे कहता है कि तुम हमेशा से युनसोंग के बारे में अच्छी ही बातें करती हो, क्या तुम उसको पसंद करती हो? तो ये बात सुनकर ये गुस्से में आ जाती है और वो यू की तलवार निकालकर दूर फेंक देती है और उसके बाद दोबारा से चलने लगती है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं युनसोंग को
वो एक पत्थर की ग्रेव के सामने घुटने टेक कर बैठा होता है। वो काफी ज्यादा परेशान था और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और तभी वो कहता है कि शायद आपने बिल्कुल ठीक कहा था, शायद मेरे अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज हैं, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन है और एक दिन मैं ये सब प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं इस पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे डैड ने किसी भी गलत आदमी को नहीं चुना है और मैं यूनसोंग हूँ और मैं कोई भी खतरा नहीं हूँ। अब इसी परेशानी में अचानक से यूनसोंग चिल्लाने लगता है तो उसकी आवाज सुनकर जी, यू और मैंगमेंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। और तभी ये खुश होते हुए कहती है कि शुक्र है हमने आपको ढूंढ लिया, आपको पता है हम कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन यूनसोंग इतना ज्यादा परेशान था कि वो उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। तभी यू से कहता है कि शुक्र है हमने तुम्हें ढूंढ लिया, हमने तुम्हें चिल्लाते हुए सुन लिया था, वरना हम तुम्हें नहीं ढूंढ पाते। और ये को तो वैसे ही तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। जिसके बाद ये यूनजोंग के पास जाती है और कहती है कि आप काफी ज्यादा थक चुके होंगे, इसीलिए मैं आपकी फेवरेट ड्रिंक आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन यूनजोंग गुस्से में उसे पीछे धक्का दे देता है और उसका हाथ पीछे करते हुए कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। और ये देखकर यी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और यी को इतना ज्यादा उदास देखकर यू भी गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में यूनजोंग से कहता है कि यूनजोंग अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो, तुम अपनी हद में रहो। वैसे भी तुम एक कुत्ते की तरह हो और बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है कि तुम्हारे पास नाकालाई फॉर्म है और लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। और इसके अलावा सबको ये भी पता चल चुका है कि स्नो माउंटेन के ऊपर ट्रेयर है। इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि स्नो माउंटेन पर जो ट्रेयर है उसमें वेल्थ, पावर और इसके अलावा और दूसरे वेपन्स भी हैं। तभी यूनसोंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा डेंजरस हूँ तुम सबके लिए। अब उन दोनों की बातें सुनकर ये बीच में बोलती है कि सब ऐसा दिखा रही हैं कि वो सब सही हैं, लेकिन उन सबको स्ट्रेयर से मतलब है और वो सब के सब लालची और खुदगर्ज हैं। और तभी यूनसोंग उसे कहता है कि तुम एक बच्ची हो और तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। तभी यू भी ये से कहता है कि हाँ बिल्कुल, यूनसोंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम अभी बच्ची हो इसीलिए तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। और वैसे भी सबको पता चल चुका है कि ट्रेयर स्नो माउंटेन के ऊपर है, लेकिन यूनसोंग जैसे ही स्नो माउंटेन का नाम सुनता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। और तभी यू यूनसोंग के पास जाता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उससे पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो तभी यूनसोंग कहता है कि मैं अपने क्लैंस को ढूंढूंगा। तभी यू उसे ऑफर करता है कि हम साथ में जाते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन यूनसोंग एक भी सेकंड जाया किए बगैर उसकी ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि नहीं, वहां पर मैं अकेले ही जाऊंगा, तुम में से कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। तो तभी यू कहता है कि तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं उस ट्रेयर में से बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लूंगा, वो सारे का सारा बिल्कुल तुम रख लेना। लेकिन यूनसोंग उसे मना कर देता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो तभी यू कहता है कि अरे तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या। तो तब यूनसोंग उससे कहता है कि नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब यूनसोंग को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर यू उससे कहता है कि तुम इतना ज्यादा गुस्से में क्यों आ रही हो, हम फ्रेंड्स हैं ना। तो तभी यूनसोंग फिर से गुस्से में उससे बात करता है और उसे कहता है कि तुम मेरे पास फ्रेंडशिप लेने के लिए आए थे, बल्कि मैं तुम्हारे पास नहीं आया था। अब यूनसोंग को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर यू को भी गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में अपनी तलवार को निकाल कर यूनसोंग के ऊपर पॉइंट करता है, लेकिन ये देखकर ये काफी ज्यादा डर जाती है और भागते हुए वो यू के पास जाती है और उसको अटैक करने से रोक लेती है। अब हम यूनसोंग को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ने लगता है और जाते जाते वो यू से कहता है कि यू, तुम्हें मुझे फॉलो करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, तुमने जितनी दफा भी मेरी जान बचाई है मैं उसके पैसे तुम्हें वापस लौटा दूंगा, तुम अब मुझे फॉलो करना बंद कर सकते हो। और उसकी बात सुनकर यू गुस्से में कहता है कि अगर अब मैंने तुम्हें फॉलो किया तो मुझसे ज्यादा घटिया इंसान कोई भी नहीं है। और हम देखते हैं कि यू भी गुस्से में दूसरी तरफ चला जाता है और ये यूनसोंग का पीछा करने लगती है। अब हम देखते हैं कि शाम हो चुकी थी और यूनसोंग ऐसे ही आगे बढ़ रहा था और ये भी उसका पीछा कर रही थी और इसके साथ साथ वो उससे बात करने की भी कोशिश कर रही थी। और वो यूनसोंग से कहती है कि ये आपकी फेवरेट ड्रिंक है, आप इसको एक दफा पी कर तो देखें। लेकिन जैसे ही वो यूनसोंग के पास जाकर उसे वो ड्रिंक पिलाने लगती है तो यूनसोंग उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। उसको आगे बढ़ता हुआ देखकर ये भी उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे खाई में गिर जाती है। ये को गिरता हुआ देखकर मैंग भी उसके पीछे नीचे खाई में कूद जाता है। अब हमारा सीन चेंज होता है और हम यू को देखते हैं जो कि हुआ और उसके स्लेव्स के सामने खड़ा होता है। और तभी हुआ के स्लेव्स उसे बताते हैं कि ये वही बंदा है जिसने थोड़े टाइम पहले हमसे फाइट की थी। उस आदमी की बात सुनकर हुआ जल्दी से खड़ी होती है और यू के सामने जाते हुए कहती है कि बहुत वक्त हो गया, हम मिले नहीं हैं। तो तभी यू कहता है कि अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तुम्हें मेरी याद अभी से सताने लगी। अब उसकी बात सुनकर हुआ कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम और पावरफुल हो और हम तुम्हारे दोस्त को तब तक नहीं पकड़ पाएंगे जब तक तुम हमारे रास्ते में हो। अब उसकी बात सुनकर यू कहता है कि लगता है यही सही वक्त है तुम्हें अपनी सारी स्किल्स दिखाने का। और ये कहते ही वो अपनी तलवार निकालता है और हुआ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हुआ आसानी से उसके अटैक से बच जाती है। लेकिन इस अटैक में हुआ के स्लेव्स को चोट आ जाती है। अब यहाँ पर यू बताता है कि हुआ एडवांस लेवल ऑफ अचीविंग रियल में है
और इस रेलम के बंदों को हराना आसान नहीं है। और ये जानते हुए भी कि यू हुआ को हरा नहीं सकता है, यू फिर भी उससे फाइट कर रहा था। अब यू सोचता है कि मैं चाहे जो मर्जी कर लूं, जितनी भी बार इसे फाइट कर लूं और इस पर अटैक कर लूं, मेरे अटैक का इस पर कोई भी असर नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। अब ये सोचते हुए यू हुआ से बचकर आगे आगे भागने लगता है और उसे भागते हुए देखकर हुआ भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। अब हुआ के अटैक से बचने के लिए यू आसमान में जाता है और अपने जैसे बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो हुआ को डिस्ट्रैक्ट कर सके। और इतने सारे यू को देखकर हुआ को पहले तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि इनमें से यू कौन से वाला असली है। लेकिन कुछ ही देर में हुआ अपनी पावर से पता लगा लेती है कि कौन से वाला यू असली है और तभी वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो यू के ऊपर अटैक करती, यू उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके बाद वो अपना नेक्स्ट मूव चलता है। ये देखते हुए कि यू हुआ पर अटैक करने वाला है, हुआ यू को छोड़ देती है और उसके बाद वो नीचे जमीन पर आकर उसके अटैक से बच जाती है और उसके अटैक को एक बार फिर से डॉज कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसीलिए वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। और उसके बाद हुआ उसकी तरफ चलते हुए आने लगती है और उससे कहती है कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारे पास चलने के लिए बहुत सारे मूव्स हैं, लेकिन और ये कहते हुए वो एक अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और आसमान में एक ब्लैक कलर की पावर निकालती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जू और युनसोंग को, जो कि एक साथ चल रहे थे। हम देखते हैं कि युनसोंग ने जू को बचा लिया था और वो उसको लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था। इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जू के पाँव में मोच आ चुकी थी और वो चल नहीं सकती थी। अब ये युनसोंग से कहती है कि हमें यहाँ पर रेस्ट कर लेना चाहिए। तो तभी युनसोंग उसकी बात मानकर उसे गोद में उठाकर एक जगह पर बिठा देता है और उसके बाद उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा थक चुकी होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ ताकि मैं तुम्हारे जख्म को साफ कर सकूं और तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन भी दे सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और वो लोग अपना कैंप फायर भी लगा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि युनसोंग जी को दवाई लगा रहा था और मैंग मैंग उन दोनों के पीछे सो रहा था। और तभी युनसोंग जी से कहता है कि तुम जानती हो ना, तुम्हें मेरे साथ रहकर खतरा हो सकता है। मैं अब नॉर्मल हूँ, पूरी दुनिया मुझे मारना चाहती है और अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें भी खतरा हो सकता है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? अब उसकी बातें सुनकर ये कहती है कि इसीलिए आपने मुझ पर और यू पर गुस्सा किया ताकि हम दोनों आपसे दूर हो जाएं। तो तभी युनसोंग उसे बताने लगता है कि हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके बाद वो बताता है कि यू नोबल क्लैन का डिसाइपल है और अगर वो मेरे साथ रहकर दूसरे क्लैन से लड़ेगा तो ये उसके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। अभी युनसोंग ये से कहता है कि तुम्हें अपनी बहन के पास जाना चाहिए क्योंकि तुम मेरे साथ यहाँ पर नहीं रह सकती, तुम्हारी जान को काफी ज्यादा खतरा है। लेकिन ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर आपके साथ रहूंगी और आपकी हिफाजत भी करूंगी, आपकी जान को कभी कोई खतरा नहीं होगा। अब युनसोंग कहता है कि तुम्हारे पाँव में चोट लगी है और मैं तुम्हें सिर्फ कैरी कर सकता हूँ, तुम एक छोटी बच्ची हो तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुम्हें परेशान करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि युनसोंग एक डियर को बनाता है। वो डियर बहुत ही छोटा था जो कि ये को काफी ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये वहाँ पर सो जाती है और सोने से पहले वो युनसोंग को एक ड्रिंक पीने के लिए देती है जो कि युनसोंग पी जाता है। और ये के सोने के बाद युनसोंग को आग के अंदर अपनी बीवी की झलक दिखाई देती है जो कि युनसोंग से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हर रोज मेरे लिए एक डियर बनाओ। अब हम देखते हैं कि वो तीनों सो रहे थे और आधी रात हो चुकी थी, लेकिन तभी वो किंग और उसके स्लेव्स उन तीनों पर हमला कर देते हैं। थोड़ी सी कोशिश करने के बाद वो तीनों मिलकर वो किंग के स्लेव्स को हरा देती हैं और ये देखकर वो किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो किंग उनसे गुस्से में कहती है कि ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद वो गुस्से से यी और मैंग मैंग के ऊपर अटैक करती है और उन्हें दूर फेंक देती है और तभी युनसोंग भागता हुआ उनकी तरफ जाता है। उन दोनों को चोट लग चुकी थी और युनसोंग को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो किंग से कहता है कि तुम्हें फाइट ही करनी है तो मुझसे करो, इन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इनसे फाइट कर रही हो। अब उसकी बात सुनकर वो किंग कहती है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा इस लड़की की फिक्र है, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम्हारी जान मेरे हाथों से जाएगी। अब वो किंग युनसोंग को एक टांग मारती है जिससे युनसोंग पीछे जाकर गिरता है और तभी ये सामने आकर युनसोंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो वो किंग कहती है कि तुम इसे क्यों बचाना चाहती हो, क्या तुम मेरे लिए मसला खड़ा करना चाहती हो? मुझे लगता है मुझे तुम्हें भी इसके साथ ही मार देना चाहिए। और ये कहते हुए वो ये पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। अब हम देखते हैं कि वो किंग जैसे ही ये के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है कि वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो आकर वो किंग को रोक देता है और उससे कहता है कि अरे क्या तुम पागल हो गई हो, इतनी क्यूट सी लड़की को मारना सिर्फ एक वेस्ट होगा, क्यों ना तुम इसे मेरे हवाले कर दो। अब वो किंग उस आदमी से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तो तभी वो आदमी कहता है कि इस सब के बारे में तुम क्यों फिक्र कर रही हो, वैसे भी ये तुम्हारा घर नहीं है और मैं तुम्हें तब बताऊंगा कि मैं कौन हूँ जब तुम मुझे बताओगी कि तुम कौन हो। और तभी वो किंग कुछ देर सोचती है और उसके बाद कहती है कि आदमी बहुत ही ज्यादा घिनौने होते हैं और ये कहते ही दोबारा उस आदमी के ऊपर अटैक करने लगती है।
अब वो आदमी वोकिंग से कहता है कि तुमने चेहरे पर तो मास्क पहन रखा है, तुम्हारी लेग्स बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और इतनी खूबसूरती के बाद हम एक दूसरे से फाइट क्यों कर रहे हैं। लेकिन वोकिंग लगातार उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी और वो आदमी बातें बनाने के साथ साथ उसके अटैक से बच भी रहा था। अब वो आदमी वोकिंग से कहता है कि हमें एक साथ डेट पर जाना चाहिए, जिसकी बात सुनकर वोकिंग गुस्से में उससे कहती है कि अपनी जुबान बंद रखो। अब हम देखते हैं कि वो आदमी जल्दी से आगे बढ़ता है और वोकिंग के चेहरे से मास्क हटा देता है और देखता है कि वोकिंग तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। और तभी वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है और कहता है कि मेरी एक तरफ एक रॉयल गर्ल है और दूसरी तरफ एक क्यूट गर्ल है, मुझे चूज करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वो आदमी बातों में ही लगा होता है जब मौके का फायदा उठाकर वो किंग युनसोंग के ऊपर अटैक करती है और उसे काफी ज्यादा मारने लगती है। और क्योंकि युनसोंग इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था तो इसीलिए वो उसे पिटने लगता है। लेकिन तभी काफी ज्यादा पिटने के बाद उसकी नाकालाई फॉर्म एक्टिवेट हो जाती है। वो किंग जैसे ही उसके ऊपर अपने खंजर से वार करने ही वाली होती है कि युनसोंग उसको रोक लेता है और उसके बाद उससे टक्कर देता है। युनसोंग की इतनी ज्यादा पावर्स को देखकर वो किंग पहले तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो उसके ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन जब उसको ये बात समझ में आती है कि वो युनसोंग का इस वक्त मुकाबला नहीं कर पाएगी तो उसे यहाँ से भागने में ही आफियत लगती है। वो जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है। वोकिंग के वहां से जाते ही हम देखते हैं कि युनसोंग की नाकालाई फॉर्म भी डीएक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था और तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो कि वोकिंग को ढूंढने के लिए वहां पे इधर उधर भाग रहा था। और तभी युनसोंग उससे कहता है कि मेरी दोस्त को बचाने के लिए बहुत बहुत थैंक्स अंकल। लेकिन वो आदमी जैसे ही युनसोंग के मुंह से अंकल का लफ्ज सुनता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो अपनी पावर की हेल्प से युनसोंग को एक घुसा मारता है, जिसके बाद कहता है कि खड़े हो जाओ और अपनी पावर्स दिखाओ मुझे, मैं तुम्हारी नाकालाई फॉर्म देखना चाहता हूँ। अब वो आदमी जैसे ही युनसोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तभी वहां पर यू आ जाता है जो आकर उस आदमी को रोक लेता है और उससे कहता है कि एक बूढ़े आदमी को एक बच्चे से लड़ते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही। लेकिन युनसोंग जैसे ही यू को देखता है तो यू उसको इग्नोर कर देता है और उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारा पीछा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारा पीछा करने की, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मैंने देखा कि यह आदमी तुम पर अटैक कर रहा है। अब हम देखते हैं कि पीछे से यी और मैंग मैंग भी उस आदमी पर अटैक कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और तभी वो आदमी कहने लगता है कि मैं युनसोंग पर अटैक नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ उसकी नाकालाई फॉर्म देखना चाहता था। लेकिन ये फिर भी उसे मारने लगती है और तभी युनसोंग उसको रोक लेता है। अब युनसोंग उस आदमी से पूछता है कि क्या वो नाकालाई फॉर्म के बारे में जानता है। तो वो आदमी बताता है कि जब नाकालाई फॉर्म अपेयर हुई थी तो उसी टाइम पे होली ट्रेयर भी अपेयर हुआ था। उस वक्त शैतान को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद वो स्ट्रेयर को ढूंढा गया था और ये वही वक्त था जब सारी दुनिया छूट गई थी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये बात वाटर पवेलियन के लोग कह रहे हैं। लेकिन मैंने एक इन्फॉर्मेशन बुक में पढ़ा था कि नाकालाई फॉर्म एक ग्रेट पावर है, इसमें कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं है। अगर इसे अच्छे कामों के लिए यूज किया जाए तो इससे बहुत सा फायदा भी हासिल हो सकता है, इससे दुनिया को भी बचाया जा सकता है और इसे बहुत सी काम की चीजों में भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर ये किसी ईवल के हाथ में लग गई तो इससे दुनिया को खत्म भी किया जा सकता है। उस आदमी की बात सुनकर युनसोंग कहता है कि यही वजह थी कि मेरे फादर ने मुझे वो पावर दी थी और इसके अलावा ये से कहा था कि ये एक ग्रेट पावर है और ग्रेट पावर को संभालना एक ग्रेट आदमी का काम होता है। तभी वो आदमी कहता है कि चलो मेरा काम हो गया, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें रास्ते में फिर कभी मिलूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी। अब हम यू को देखते हैं जो कि एक पोटली को उठाता है और इसके साथ ही हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि यू वो किंग के साथ लड़ रहा था और वो किंग यू को ऑलमोस्ट मारने ही वाली थी। लेकिन तभी वहां पर एक तीर आकर गिरता है जिसे देखकर वो किंग समझ जाती है कि ये कौन है और तभी वो किंग थोड़ा पीछे चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर जिनलिंग आई थी यू को बचाने के लिए। जिसके बाद वो यू को बोलती है कि हमारी डील अभी खत्म नहीं हुई है, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते हो। तो तभी उससे कहने लगता है कि ये काम इतना भी आसान नहीं है जितना मैं समझ रहा था। इस काम को करने के लिए मुझे थोड़े और पैसे चाहिए, लेकिन क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हें 20% ऑफ देता हूँ। अब उसकी बात सुनकर जिनलिंग उससे कहती है कि चलो ठीक है। जिसके बाद वो उसे एक पोटली देती है और कहती है कि इसमें कुछ पैसे हैं और इसके अलावा तुम्हारी चोटों के लिए इसमें दवाई भी है। अब जिनलिंग यू से कहती है कि इस पोटले को उठाओ और जल्दी से युनसोंग के पास जाओ क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है। और हम देखते हैं कि यू जैसे ही उस पोटले को उठाता है और खड़ा होता है तो तभी जिनलिंग वहां पर मौजूद नहीं होती है। और ये देखकर यू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर युनसोंग ने ऐसे कौन से लोगों को ऑफेंड कर दिया है जो सब उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। अब हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और तभी यू वहां से उठकर जाने लगता है तो युनसोंग उसको रोक लेता है और कहता है कि रुको, तुमने मुझे दोबारा से बचाया, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ।
यू उससे गुस्से में कहता है कि क्या मैं नहीं जानता हूँ कि तुमने पिछली बार मुझे जानबूझ के गुस्सा दिलाया था ताकि मैं तुम्हारे पास ना रहूं और यहाँ से चला जाऊं। तभी ये उसके पास आती है और उससे कहती है कि अरे अब गुस्सा खत्म भी करो, यूनसोंग ने ये हमारे लिए ही किया था ताकि उसकी वजह से हमारी जान को खतरा ना हो। लेकिन यू अभी भी गुस्से में था। फिर यूनसोंग वहाँ से मुड़ता है और कहता है कि लगता है वक्त आ चुका है लोगों को अपने सीक्रेट्स बताने का। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे जो लेटर मिला था उसमें लिखा हुआ था खान को ऑर्डर किया गया था होली ट्रेयर ऑफ टेनमू को रेस्क्यू करने के लिए, और जो ट्रेयर मैप है उसे जेड पीस में इंक्रेव किया गया है। इसके बाद जेड के पीसेस को 4 पीसेस में बांट दिया गया है और इन 4 पीसेस को 4 क्लैन के लोग प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें नोगू, नमाजू, हामी फुरिन और सिरिशावा आते हैं। ये चारों ही नोबल क्लैंस हैं और ट्रेयर सिर्फ तभी मिल सकता है जब इन चारों क्लैंस के जेड पीसेस को एक साथ लाया जाएगा। इसके बाद वो ये बताने लगता है कि वो अपने फादर का स्टेप सन था, लेकिन वो अभी भी ये नहीं जानता है कि उसके पास नाकालाई फॉर्म क्यों है। अब यू हंसते हुए बोलता है लेकिन अभी भी तुम्हारे बारे में बहुत सारे र्यूमर्स हैं। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे मास्टर मार्शल आर्ट्स के प्रोफेसर हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उनको नहीं पता हो, तो हमें उनके पास जाना चाहिए और उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए, लेकिन इससे पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा। अब यू की बात सुनकर कि उन्हें मास्टर के पास जाना चाहिए, यूनसोंग थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन तभी यू यूनसोंग के पास जाता है और यूनसोंग को समझाने लगता है कि मेरी बात का यकीन करो, हमें मास्टर के पास हर हाल में जाना चाहिए। वो र्यूमर्स पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे और तुम्हारा साथ देंगे और जरूर वो तुम्हारी मेंटल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तभी यू की बात सुनकर ये भी यूनसोंग को मोटिवेट करने लगती है और उससे कहती है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, देखो तो ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब है कि इसके मास्टर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उसके पास काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी होगा। अब यूनसोंग यू को थैंक यू बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी यू उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि थैंक यू बोलने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो मैंग मैंग के पास जाते हैं जो अभी भी सो रहा था। वो मैंग मैंग को उठाते हैं और अपने रास्ते की तरफ चल देते हैं। अब चलते चलते रास्ते में यूनसोंग अचानक से रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है, तो यू उसको देखकर पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रुक गए। तो तब यूनसोंग कहता है कि कुछ भी नहीं, ये शायद मेरी इमेजिनेशन थी। लेकिन तभी यूनसोंग जिनलिंग के बारे में बात कर रहा था। इसके बाद वो दोबारा से आगे की तरफ चलने लगते हैं और तभी हम वोकिंग को देखते हैं जो कि उनकी सारी बातें छुपकर सुन रही थी। और उसके बाद वो कहने लगती है कि लगता है मुझे भी बैकअप के लिए किसी से मदद मांगनी होगी। इसके बाद वोकिंग मुस्कुराने लगती है और हमारा सीन चेंज होता है, जिसके बाद हम वोकिंग को देखते हैं जो कि एक जेन नाम की लड़की से बात कर रही थी। और इसके साथ ही हम उस आदमी को भी देखते हैं जो कि वोकिंग के ऊपर नजर रखे हुए था और छुपकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। अब वोकिंग उस लड़की को सारी बातें बताने लगती है। तभी जेन कहती है कि क्या उन्हें वो चीज मिल गई है जो कि उन्हें चाहिए थी। तभी वोकिंग कहती है कि नहीं, अभी तो हमें वो चीज नहीं मिली है, लेकिन जल्दी ही हम उसे हथिया लेंगे। अब वोकिंग की बात सुनकर जेन कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन तभी उस आदमी के वहां होने का जेन को एहसास हो जाता है और वो आदमी वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन जेन इतनी ज्यादा पावरफुल थी और उस पर इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स करती है कि वो आदमी उसे बचकर भाग नहीं पाता है और बल्कि उसका मुकाबला भी नहीं कर पाता। अब वो उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वोकिंग उसे रोक लेती है। तो जेन कहती है कि क्या तुम इसको जानती हो। तब वोकिंग कहती है कि नहीं, मैं इसको नहीं जानती, लेकिन हमें अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। अब हमारा सीन चेंज होता है और हम हुआ को देखते हैं जिसके पास वोकिंग मदद मांगने के लिए आती है। वोकिंग को देखकर हुआ हंसने लगती है और उससे कहती है कि अरे तुम यहाँ पर दोबारा से आ गई। तब वोकिंग कहती है कि मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि ग्रैंड लिजर्ड को आपकी मदद की जरूरत है दोबारा से। उसकी बात सुनकर हुआ फिर से हंसने लगती है और कहती है कि मुझे उस ट्रेयर में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वोकिंग उसे काफी ज्यादा ऑफर्स देने लगती है और उससे कहती है कि ग्रैंड विजिट ने कहा था कि उस ट्रेयर में एक ऐसी चीज है जो कि आपकी इंटरनल ब्यूटी को काफी ज्यादा इनहेंस कर देगी। आपको हमारी मदद सिर्फ बाहर बाहर से करनी है, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हम आपस में मिले हुए हैं। अब उसकी बात सुनकर हुआ कहती है कि ग्रैंड विजिट को सारी बातें पता हैं कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यूजोंग, जी और यू को। अब वो सबके सब यू की बताई हुई जगह पर चले जाते हैं और उसके बाद वो एक होटल में जाते हैं। वहाँ पर सब लोग ही यू की काफी ज्यादा इज्जत कर रहे थे। अब वो जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद यू एक वेटर से कहता है कि इसके और इसके अलावा जितनी भी चीजें तुम्हारे मेन्यू में है वो सारी की सारी ले आओ। अब यू की बात सुनकर ये उसे देख रही होती है और वो उससे कहती है कि ये तो तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। और तभी हम वहाँ पर बैठे एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि वेटर से कहता है कि ये जो भी मंगा रहे हैं इनको दे दो, ये हमारे मेहमान हैं और इनके सारे खाने का बिल मैं पे करूंगा, लेकिन साथ में मुझे भी वही सब कुछ चाहिए जो कि ये ऑर्डर कर रहे हैं।
अब उस आदमी की बात सुनकर यूनसोंग खड़ा होता है और कहता है कि आपका हमारी हेल्प करने का शुक्रिया कि आपने हमारा इतना ज्यादा एहसास किया, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तब वो ओल्ड मैन फिर से यूनसोंग से कहता है कि एक रियल आदमी को कभी भी खर्चों से नहीं डरना चाहिए। तभी ये उस बूढ़े आदमी से कहती है कि यूनजोंग और मैंग मैंग खाने में काफी ज्यादा माहिर हैं और इसके अलावा पीने में भी, तो मुझे लगता है आप ये सारा खाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब उसकी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि मुझे सब फ्राइडफुल फूडी कहते हैं और मैंने अपनी इस इमेज को 10 साल से भी ज्यादा मेंटेन करके रखा है। तुमने क्या मुझे एमी समझ रखा है? क्यों ना हमारे बीच में एक कंपटीशन हो जाए। मैं 10 मग्स ऑफ स्पिरिट्स लूंगा और 10 मग्स ऑफ फूड लूंगा। क्या तुम लोगों को मंजूर है? तभी वहाँ पर वेटर आता है जो कहता है कि ये सारा खाना यहाँ पर नहीं रखा जा सकता, तो क्या आपको एक प्राइवेट रूम चाहिए। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उनको एक प्राइवेट रूम में, जहाँ पर स्टार्टिंग में तो यूनसोंग और मैंग मैंग उस बूढ़े आदमी को टक्कर दे रहे थे, लेकिन एंड पर वो बूढ़ा आदमी खाने और पीने के मामले में उन दोनों को हरा देता है। अब वो बूढ़ा आदमी और ज्यादा स्पिरिट को पी रहा था, लेकिन तभी यू उसको रोक देता है और कहता है कि क्या हो गया है और कितना ज्यादा पियोगे तुम, इतना बहुत है। अब यू को उस बूढ़े आदमी से बात करता हुआ देखकर यूनसोंग और ये उससे कहते हैं कि क्या तुम इनको जानते हो। तो तभी यू उन दोनों को बताता है कि बिल्कुल मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे मास्टर हैं और इनका नाम ली फेंग है। अब हम ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि खड़े होते हैं और यूनसोंग की तारीफ करते हुए उससे कहते हैं कि अरे तुम तो खाने और पीने के मामले में काफी ज्यादा अच्छे हो। और दूसरी तरफ यू को देख लो जो कि हर काम में अच्छा है सिवाय पीने के, इसने तो मुझे शर्मिंदा ही करवा दिया। अब उनकी बात सुनकर यू कहता है कि शर्मिंदा और मैंने, क्या आप भूल रहे हैं कि मैं कॉन्गो मोटो स्वॉर्ड फैक्शन का टिप टॉप जीनियस हूँ। मैं आपकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप तो बिल्कुल फूडी हैं। और तभी लिंग फेंग यू को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें अपने मास्टर से बात करने की भी मैनर्स नहीं है, सब भूल चुके हो तुम। इसके बाद वो यूनसोंग से कहते हैं कि यू ने मुझे तुम्हारे ओरिजिन के बारे में बताया था, तुम यहाँ पर रह सकते हो और मैं तुम्हें गार्ड करूंगा और इसके साथ साथ तुम्हारे लिए चीजों को डिसाइड भी करूंगा और प्लान भी करूंगा। जिसे सुनकर यूनसोंग उनसे कहता है कि आपका इस सब के लिए शुक्रिया। अब मास्टर यूनसोंग को बताने लगते हैं कि उस साल में तेमोजिन 3 स्वर्ड्स हीरोज का हेड बन गया। उसने अपने सफर में डुटाइन ड्रैगन शेकिंग स्किल को इस्तेमाल किया। उसकी ड्यूडियन हॉली हेल्बर्ट ने उसे अनस्टॉपेबल बना दिया। इसी वजह से वो किंग बन गया और उसकी मौत के बाद उसके सारे बच्चे किंग की कुर्सी के लिए लड़ने लगे और इसी वजह से यूनान डायनेस्टी को बहुत जल्द ही इनकार कर दिया गया और इसके साथ ही पावर और हेल्बर्ट डिसअपियर हो गए थे। और मुझे लगता है कि स्नो माउंटेन के ऊपर जो ट्रिगर है वो भी इस इंसिडेंट से रिलेटेड है। अब यूनसोंग मास्टर से पूछने लगता है कि आखिर ये नाग का लाइफ फॉर्म क्या है, क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। तो तभी मास्टर यूनसोंग को बताने लगते हैं कि जब नाग का लाइफ फॉर्म अपीयर हुई थी तो ये वही टाइम था जब ट्रिगर अपीयर हुआ था। जब शैतान मार दिया गया तो उसके बाद वो ट्रिगर मिला था जिसकी वजह से पूरी दुनिया को नीचे झुकना पड़ा था। अगर अफवाहों को माना जाए तो लोग यही कहते हैं कि वो ट्रिगर उसी वक्त मिलेगा जब नाग का लाइफ फॉर्म को पूरी तरह मार दिया जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हमें इसके बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। और मास्टर की बात सुनकर यूनसोंग कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने मेरे क्लैन के बंदों को क्यों मारा, तो ये सब मेरी गलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनसोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और गुस्सा करते हुए वहाँ से उठकर चला जाता है, लेकिन उसे यू रोकने की कोशिश करता है। यू उठकर यूनसोंग के पीछे जाने लगता है, लेकिन मास्टर उसको रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि अभी के लिए हमें यूनसोंग को अकेला छोड़ देना चाहिए कुछ वक्त के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 लड़कियां आती हैं जो क्या के यू से बोलती हैं कि ब्रदर यू, आप काफी टाइम से यहाँ पर नहीं थे, हमने आपको काफी ज्यादा मिस किया। अब यू वहाँ से उन दोनों को देखकर भागने लगता है और फिर अचानक से रुककर उनसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों से दोबारा मिलूंगा भी और तुम लोगों के साथ खेलूंगा भी, लेकिन तब जब मेरे पास टाइम होगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात का वक्त हो चुका था और हम यूनसोंग को देखते हैं जो कि अभी भी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड था, वो काफी ज्यादा परेशान था। और तभी वो बाहर जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी वाइफ की आवाज आई हो और वो उसको बुला रही हो। अब वो उस आवाज को सुनते हुए उस आवाज की तरफ जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि यूनसोंग उस आवाज का पीछा करते हुए जैसे ही एक पहाड़ी पर पहुंचता है तो उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है और हम देखते हैं कि वो लड़की जिनलिंग थी। जिनलिंग पीछे मुड़ती है और यूनसोंग से कहती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। तो तभी यूनसोंग कहता है कि अरे मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आपने मेरी जान बचाई थी। अब जिनलिंग उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहते थे। तो तभी यूनसोंग उससे कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, असल में मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे मेरी बीवी मुझे बुला रही हो और मुझे ऐसा लगा जैसे वो सच में है। अब जिनलिंग यूनसोंग से पूछने लगती है कि तुम्हें अपनी बीवी के बारे में कैसा लगता है, तुम उसके बारे में कैसा फील करती हो। तो तभी यूनसोंग उसको बताने लगता है कि मेरी बीवी काफी ज्यादा काइंड और जेंटल थी।
जिसके बाद हमारा सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें हम युनसोंग को देखते हैं जो कि अपनी ड्यूटीज को कुछ आदमियों के साथ निभा रहा था। अब हम देखते हैं कि युनसोंग के साथ जो दो आदमी थे वो ड्रिंक कर रहे थे और तभी युनसोंग उन दोनों से कहता है कि क्या तुम दोनों भूल चुके हो कि क्लैन के लीडर ने हमें ऑर्डर किया है कि सैनिटरी के दौरान ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है। तभी उन दोनों आदमियों में से एक युनसोंग से कहता है कि तुम हमारे क्लैन के सबसे टफेस्ट हंटर हो तो तुम्हारी पेट्रोलिंग काफी है। हम दोनों की वैसे भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हर काम तो तुम अकेले कर लेते हो, इसीलिए तुम अकेले ही पेट्रोलिंग करने के लिए जा सकते हो। अब हम देखते हैं कि उन दोनों की बातें सुनकर युनसोंग वहां से खड़ा होता है और अपनी सैनिटरी ड्यूटी के लिए चला जाता है, लेकिन कुछ आगे बढ़ने के बाद उसे दो लोग दिखाई देते हैं जो कि एक लड़की को परेशान कर रहे थे और वो लड़की एक पेड़ के पास बैठी हुई थी। अब ये देखकर युनसोंग उन दोनों आदमियों को रोकने की कोशिश करता है। आवाज सुनकर वो दोनों आदमी रुक जाते हैं, जिसके बाद वो युनसोंग के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देते हैं। युनसोंग उन दोनों को बहुत पीटता है और उसके बाद उन्हें वहां से भगा देता है, जिसके बाद वो उस लड़की के पास जाता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। अब इससे पहले कि वो लड़की कुछ बोल पाती वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम उन दोनों आदमियों को देखते हैं जिनके पास युनसोंग उस लड़की को अपनी बाहों में उठाए लेकर आता है। अब वो दोनों आदमी युनसोंग को जैसे ही एक लड़की के साथ देखते हैं तो वो युनसोंग के करीब आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। तो तभी युनसोंग उन्हें बताने लगता है कि कुछ डाकुओं ने इसे घेर लिया था और वो इसे परेशान कर रहे थे। तभी उन दोनों आदमियों में से एक आदमी कहने लगता है कि क्लैन का ऑर्डर है कि रोंगो में कोई भी आउटसाइडर एंट्री नहीं कर सकता। उन दोनों की बात सुनकर युनसोंग कहता है कि तो फिर तुम क्या चाहते हो। तो वो आदमी कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें इस लड़की को यहीं पर छोड़ देना चाहिए। तो युनसोंग कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, एक डियर को बचाने के लिए ये लड़की ऑलमोस्ट मर ही गई थी, इसकी जान को फिर से खतरा हो सकता है, हम इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। जिसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिनलिंग और युनसोंग को। वो जिनलिंग को बताने लगता है कि मेरी बीवी की काइंडनेस की वजह से हम दोनों एक दूसरे को आसानी से समझ पाए और उसकी काइंडनेस की वजह से हम एक दूसरे के करीब आ गए और फिर भी आउटसाइडर होने के बाद भी मेरे फादर ने हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद हमारा सीन दोबारा से पास्ट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि युनसोंग अपनी बीवी के पास जाता है और उससे बोलता है कि ये प्लांट मैंने तुम्हारे लिए उगाया था, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है, तुम इस पौधे का ध्यान रखना, ये बहुत जल्दी ही खिल जाएगा। अभी वो अपनी वाइफ से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके फादर उसके पीछे आते हैं और उसे कहते हैं कि युनसोंग एक लेटर मिला है युनशु से, क्या तुम उसे देखना चाहते हो। अब अपने फादर की आवाज सुनकर युनसोंग पीछे मुड़ता है और अपने फादर से कहता है कि जी डैड, मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा, किस लेटर की बात कर रहे हैं आप। तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ मेरे रूम में चलना होगा और ये कहकर वो आगे आगे चलने लगते हैं और तभी युनसोंग पीछे अपनी वाइफ को देखता है और उनसे कहता है कि मुझे अभी डैड के साथ एक जरूरी काम के लिए जाना होगा, मुझे वो लेटर चेक करना है। जिसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम युनसोंग को देखते हैं जो कि जिनलिंग को बताता है कि वो काफी ज्यादा काइंड थी, वो लोगों को खुश रखती थी, लेकिन वो खुद खुश नहीं रहती थी बल्कि काफी ज्यादा अनहैप्पी रहती थी। वो काफी ज्यादा सैड होती थी और अकेले रहती थी और इसकी यही चीज काफी ज्यादा लोगों के दिलों में उसके लिए हमदर्दी भर देती थी। इसके बाद हमारा सीन दोबारा से पास्ट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं युनसोंग को जो कि अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ होता है। अभी भी वो काफी ज्यादा अनहैप्पी लग रही थी और तभी युनसोंग एक डियर को निकालता है और वो उसके सामने करते हुए कहता है कि तुम इतनी ज्यादा अनहैप्पी क्यों हो, क्या तुम इस डियर को बताना चाहोगी। अब उस डियर को देखकर वो लड़की पहले काफी ज्यादा हैरान होती है, जिसके बाद युनसोंग उसे वो डियर देने की कोशिश करता है तो वो उसको इग्नोर करके आगे चलने लगती है और कुछ आगे जाकर मुड़ती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए रोज ही ऐसे डियर को बनाओ। अब युनसोंग उससे कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक जू बना दूं और युनसोंग की ये बात सुनकर उसकी फ्यूचर वाइफ हंसने लगती है और तभी हम देखते हैं कि युनसोंग पीछे की तरफ चल रहा था तो उसका पाँव स्लिप होता है, वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन उसकी फ्यूचर वाइफ उसका हाथ पकड़ती है जिसकी वजह से वो दोनों ही नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। गिरते हुए गलती से उन दोनों की केस हो जाती है, जिसके बाद उसकी फ्यूचर वाइफ वहाँ से उठकर आगे की तरफ जाती है और एक जगह जाकर बैठ जाती है। युनसोंग भी उसके पास जाता है और एक फ्लावर को तोड़कर उसके सर में लगा देता है। अब युनसोंग उसे बताता है कि ये फ्लावर सनराइज के होते ही खिल जाता है, तो तभी उसकी फ्यूचर वाइफ उससे कहती है कि जो प्लांट तुमने मुझे दिया था वो अभी तक खिला क्यों नहीं है। तभी युनसोंग उसे बताने लगता है कि वो फ्लावर एक दिन के लिए ही खिलता है और तभी हम उसकी फ्यूचर वाइफ को देखते हैं जो कहती है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है और उसकी चीक्स को पकड़ती है, इम्पोर्टेंट सिर्फ खुशी है, आपको जो चीज खुशी देती है, आप जिसके साथ रहना चाहते हो वही सब अच्छा है। अभी हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जिनलिंग युनसोंग से पूछती है कि तुम अपनी वाइफ को काफी ज्यादा मिस करते हो ना, क्या तुम उसे काफी ज्यादा प्यार करते हो। तो तभी युनसोंग कहता है कि हाँ और उसके बाद वो उन पलों को याद करने लगता है जब वो अपनी वाइफ के साथ काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद वो ये भी याद करता है जब उसकी वाइफ को मार दिया गया और उसके मरने से वो कितना ज्यादा सैड हो गया था।
अब वो खुद को ब्लेम करने लगता है और कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वाइफ मेरी वजह से मरी है, उन लोगों की दुश्मनी मुझसे थी इसीलिए उन्होंने मेरी वाइफ को मार दिया, मेरी वाइफ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। तभी जिनलिंग उससे कहती है कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो, अगर वो जिंदा हुई तो। तब उसकी बात सुनकर युनजंग उससे कहता है कि अगर वो जिंदा होती तो मेरे पास क्यों नहीं आती, और जिनलिंग उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है और कोई भी जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद वो कहती है कि मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मेरा नाम जिनलिंग है। तब युनजंग उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, ये जगह खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना चाहिए। उसकी बात सुनकर जिनलिंग कहती है कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मेरी जब मर्जी तब मैं आऊंगी और जब मर्जी तब मैं जाऊंगी। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे रोकने की कोशिश करे, और अगर कोई मुझे हार्म करने की कोशिश करेगा तो मैं उन सबको मार दूंगी। इसके साथ ही वो कहती है कि अगर ये दुनिया मुझे ऑफेंड ना करे तो मैं इस दुनिया को ऑफेंड नहीं करूंगी, लेकिन अगर ये दुनिया मुझे तंग करती है तो मैं इस दुनिया को ही खत्म कर दूंगी। इसके बाद जिनलिंग युनजोंग से कहती है कि अगर कोई आदमी तुम्हें मारने की कोशिश करता है तो तुम्हें भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा वो तुम्हारे साथ करता है। अब युनजोंग जिनलिंग को समझाने की कोशिश करता है कि जो बात वो कह रही है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम है। तभी जिनलिंग कहती है कि तुम काफी ज्यादा शांत हो, वैसे भी मेरी लाइफ ऊपर वाला डिसाइड नहीं करेगा, मैं खुद ही डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और वैसे भी अगर ये दुनिया मेरा फेट डिसाइड करने वाली होती तो मैं तो कब की मर चुकी होती। इसके बाद जिनलिंग युनजोंग को ऑफर करती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें मेरे साथ कोई भी खतरा नहीं होगा। लेकिन उसकी ऑफर सुनकर युनजोंग हैरान रह जाता है और हैरान होकर उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं। तभी जिनलिंग उससे कहती है कि ये दुनिया तुम्हें डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करती है, इससे तुम्हें खतरा है। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम मुझे फॉलो करो, हम दोनों मिलकर एक ऐसी जगह पर जाएंगे जो इस दुनिया से अलग होगी और जहाँ पर बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं होगा, तो वहाँ पर बिल्कुल सेव रहोगे। और तभी युनजोंग जिनलिंग से कहता है कि अभी मुझे मेरे क्लैन का रिवेंज नहीं मिला है, मेरी ड्यूटी भी फुलफिल नहीं हुई है, इसीलिए मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अब युनजोंग की बातें सुनकर जिनलिंग हंसने लगती है और हंसते हुए उससे कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा जिद्दी हो और यही जिद तुम्हारे लिए खतरा भी बन सकती है, और अगर तुम मारे गए तो मैं ही तुम्हें दफन करूंगी। युनजोंग को उस पर थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है और वो वापस उस तरफ जाने लगता है जहाँ से वो आया था। और तभी जिनलिंग उसे पीछे से आवाज देकर बेस्ट विशेस कहती है और कहती है कि ये ट्रिप काफी ज्यादा डेंजरस है। अब यहीं पर हमें पता चलता है कि जिनलिंग ही युनजोंग की वाइफ थी जिसने अपनी अपीयरेंस को चेंज किया था। वो अपनी अपीयरेंस को चेंज करके कुछ साल पहले युनजोंग से मिलती है। ये सब एक प्लान के तहत था। वो वुकिंग से मिली हुई थी और उसे उनके क्लैन का जेड पीस चाहिए था। वो युनजोंग से मिलती है ताकि उससे मिलकर वो ट्रिगर हासिल कर सके उस जेड पीस को लेकर। अब वुकिंग जिनलिंग से पूछती है कि क्या तुम्हारा अकेले जाना ठीक होगा, तो तभी जिनलिंग कहती है कि बिल्कुल, मैं 3 महीने 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर अंदर वो जेड पीस हासिल कर लूंगी। अब हमें पता चलता है कि उनका प्लान था कि जिनलिंग एक टीयर को बताने का नाटक करेगी और उसी के स्लेव्स उसको परेशान करने का नाटक करेंगे। उस क्लैन में घुसना इतना ज्यादा इजी नहीं था, इसीलिए वो प्लान बनाते हैं और हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही थी, जिसमें जिनलिंग एक डियर को बचाने का नाटक करना शुरू कर देती है। उसके स्लेव्स उसको परेशान करने का नाटक करना स्टार्ट कर देते हैं और तभी युनजोंग उसको देखता है। इस तरह वो उस क्लैन में घुसने में कामयाब हो गई, जिसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जिनलिंग एक फ्रॉग को देखकर खुश हो रही होती है और तभी वुकिंग पीछे से आकर कहती है कि क्या तुम उसको पसंद करने लगी हो। तुम्हें अपने मिशन को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए और तुम्हारी आइडेंटिटी कभी भी नहीं बदलेगी, और जब उसे सच पता चलेगा तो वो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और तभी उससे वो जिनलिंग कहती है कि क्या शिजू ने यहाँ पर तुम्हें बकवास बातें करने के लिए भेजा है। अब वुकिंग जिनलिंग से कहती है कि अगर तुम अपने काम को इसी तरह डिले करती रही तो ग्रैंड विजिट को एक दिन खुद ही आना पड़ेगा, और तुम्हें पता है कि फिर उसका अंजाम क्या होगा। ग्रैंड विजिट से युनजोंग भी बच नहीं पाएगा। और तभी जिनलिंग उससे कहती है कि मैं कुछ न कुछ सोचकर जरूर रखूंगी ताकि ग्रैंड विजिट युनजोंग को हर्ट ना कर पाए, क्योंकि मैं ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि युनजोंग को कोई हर्ट करने की कोशिश करे, भले ही वही शायू क्यों ना हो। और तभी वुकिंग उससे पूछती है कि अगर मास्टर यहाँ पर खुद आ गए तो तुम क्या करोगी। अब वुकिंग की बात सुनकर जिनलिंग गुस्से में आ जाती है और वो पीछे मुड़कर वुकिंग को कोई बात बोलने वाली होती है, लेकिन वहाँ पर तब उस वक्त युनजोंग आ जाता है और तभी जिनलिंग चुप कर जाती है। युनजोंग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो जिनलिंग उसकी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है और युनजोंग हैरान रह जाता है कि इसको क्या हुआ। युनजोंग उसके बाद उसे एक डियर देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ऐसे डियर तुम रोज मेरे लिए बनाया करो। इसके बाद वो बातें करने लगते हैं और साथ साथ वॉक भी करने लगते हैं। अब हमारा सीन चेंज होता है और हम एक सीन में देखते हैं जहाँ पर युनजोंग जिनलिंग को एक पौधा देता है, लेकिन उस प्लांट को देते वक्त पीछे से उसके डैड आ जाते हैं। अब हमें सारी चीजें जिनलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जा रही होती हैं, जहाँ पर जिनलिंग को इस बात का शक था कि कहीं युनजोंग के डैड को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पहले से पता तो नहीं चल गया है।
जिनलिंग को वुकिंग की सारी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं और वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो युनजोंग को अपने साथ लेकर जाएगी और उसे सबसे प्रोटेक्ट करेगी ताकि कोई भी उसे हार्म ना कर सके। इसके बाद वो टाइम भी आ जाता है जब उन दोनों की शादी होने वाली होती है और तभी जिनलिंग युनजोंग से कहती है कि शादी के बाद वो टाइम भी आएगा जब हम दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। अब उसकी बात सुनकर जिनलिंग भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं भी कभी किसी बड़े सिटी में नहीं गया हूँ। जिसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अब हम जिनलिंग को देखते हैं जो कि सैड होते हुए खुद से कहती है कि युनजोंग, तुम मेरी फीलिंग्स और इंटेंशन को क्यों नहीं समझ पा रहे हो। अब हमारा सीन चेंज होता है और हम यू को देखते हैं जो कि बेसब्री से युनजोंग का इंतजार कर रहा था और काफी ज्यादा परेशान भी हो रहा था। और उसके बाद वो युनजोंग को जैसे ही आते हुए देखता है तो भागते हुए उसके पास जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर चले गए थे। तभी युनजोंग उसे कहता है कि मैं बस ऐसी जगह पर गया था जहाँ पर मेरी बोरियत खत्म हो सके, और उसे सही बात नहीं बताता है। यू उसकी बात सुनकर कहता है कि क्या तुम अपनी बोरियत को खत्म करने के लिए गए थे? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हमारे रूम कार्ड को लेकर क्यों गए थे? जिसके बाद यू कहता है कि चलो ये सब छोड़ो, इस सब को आप भूल कर तुम अपने कमरे में जाओ, क्योंकि काफी रात हो गई है, तुम्हें अब सोना चाहिए। लेकिन जैसे ही यू पीछे मुड़ता है तो युनजोंग उससे कहता है कि अगर मार्शल आर्ट्स के लोगों ने ये बात पता लगा ली कि मेरे पास नाका लाइफ फॉर्म है तो वो भी मुझे मारना चाहेंगे ना। अब उसकी बात सुनकर यू अपनी तलवार को बाहर निकालता है और कहता है कि अगर उन्होंने तुम्हें छूने की कोशिश भी की तो उन्हें उससे पहले मेरी तलवार से इजाजत लेनी होगी। मैं तुम्हें कभी भी हार्म नहीं होने दूंगा। यहाँ पर यू साफ साफ युनजोंग से कह देता है कि अगर कोई भी युनजोंग को हार्म करने की कोशिश करेगा तो यू उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इसके साथ ही इस सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सीजन 1 की ये सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली सीरीज आपको बिना किसी देरी के मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।